नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो इंडिया गठबंधन की महारैली महाजुटान कल आपने रामलीला मैदान से देखा, जहां पर तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उन्होंने वहां से हुंकार भरी। 2024 के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से वहां से बड़े मैसेजेस दिए गए और ये बता दिया गया कि 2024 का जो चुनाव है वो 3 बिंदुओं पर मुख्य तौर पर लड़ा जाना है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है वो है भ्रष्टाचार का। आपको पता ही है कि लगातार किस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड न देकर जहां विपक्ष के नेताओं को, सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा जा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और लग रहा है कि शायद इलेक्शन तक वो जेल से बाहर ना आए। और आशंका तो ये भी लग रही है कि हो सकता है उनके कुछ और नेताओं को भी इस मामले में फंसाया जाए। ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है, ये पूरा का पूरा एक तरह से षड्यंत्र हम कह सकते हैं कि वो जो है वो रचा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है कि कैसे लगातार एक के बाद एक कांग्रेस को आईटी डिपार्टमेंट से नोटिसेस दिए जा रहे हैं। 3500 करोड़ के रुपए के आयकर का जो नोटिस उनको दिया गया था और आयकर मांग को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जो कार्रवाई जो है वो की जा रही थी, उसको लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां से उनको बहुत बड़ी राहत मिली है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आगे सरकार झुकती हुई नजर आई है। आपको पता ही है कि जिस तरह से कांग्रेस को या विपक्ष को हम कह सकते हैं एक तरह से पंगु और अपाहिज बनाकर नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि 90s तक के जो आईटी डिपार्टमेंट के नोटिसेस हैं वो कांग्रेस को दिए गए और कांग्रेस को 3500 करोड़ रुपए के आईटी के नोटिसेस जो है दिए गए। 135 करोड़ की उगाही पहले ही आईटी डिपार्टमेंट कर चुका है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत यहां पर कांग्रेस को मिली है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार झुकती हुई नजर आई है। कैसे झुकती हुई नजर आई है वो मैं आपको समझाती हूं। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखने के लिए वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि अभी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इस कार्रवाई पर रोक 24 जुलाई तक लगा दी गई है, यानी कि इलेक्शन के बाद तक इस पूरे मामले पर रोक लगा दी गई है। ये कहा गया, यहां पर चुनाव का हवाला दिया गया कि जब तक लोकसभा के चुनाव है तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई कांग्रेस को इस पर लेकर नहीं की जाएगी। तो फिलहाल एक तरफ कांग्रेस को राहत, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए एक ऐसी सरकार जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में भेज रही हो, एक ऐसी सरकार जो विपक्ष को पंगु और अपाहिज बनाकर ये चुनाव लड़ना चाहते हो, एक ऐसी सरकार जो तोड़ फोड़ करके तमाम विपक्ष के नेताओं को अपने में सम्मिलित कर रही हो, एक ऐसी सरकार जो चुनी हुई सरकारों को गिरा रही हो, एक ऐसी सरकार जो मजबूत पार्टियां हैं उनको तोड़कर, उनको 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी सरकार बना रही हो। क्या वाकई में उसे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और जिसको वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है उसका इतना ख्याल आएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बोले कि अभी उसको 24 जुलाई तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं वो करने जा रहे क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव का लिहाज वाकई में सरकार को होता तो सीरीज है एक ऐसी घटनाओं की जो शायद नहीं घटित होते। आपको पता है कि ये सरकार किस तरह की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है। तो साफ तौर पर इसमें 2 बिंदु हैं। एक तो ये कि उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किसी भी तरीके से टिक नहीं पाएगा। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूत हो रहा है और लगातार आप ये देखिए अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर और कांग्रेस को जिस तरह का आईटी का नोटिस आया, आपने देखा कि 2 गवर्नमेंट बाहर की, एक जर्मनी की और एक अमेरिका की, वहां से किस तरह से इसको लेकर टिप्पणियां की गई। यूएन की तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई कांग्रेस को लेकर, जिस तरह के उसके अकाउंट जो है वो सीज किए गए हैं और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर।
क्या अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती होता देख, क्या इंडिया गठबंधन की मजबूती होता देख, क्या परसेप्शन जो बन रहा है पूरे देश में कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये सरकार पूरे के पूरे विपक्ष को या तो जेल में भेजकर या विपक्ष मुक्त कर ये इलेक्शन जीतना चाहती है। क्या इस धारणा को किसी भी तरीके से इसके असर को कम करने के लिए क्या ये कदम उठाया गया है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से मैंने कहा कि भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। 2014 में आपको याद है भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया गया था, हालांकि कोई भी भ्रष्टाचार जो है वो सिद्ध नहीं हो पाया था, लेकिन यूपीए की सरकार चली गई थी। एक बार फिर से रामलीला मैदान से जिस तरह से हुंकार भरी गई और इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरे तरीके से चौतरफा घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी ने सोचा कि साउथ के एक चैनल को इंटरव्यू दिया जाए। उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी को जब सवाल ये पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल एक बेहतरीन पॉलिसी थी। अब तक आपको ये पता था कि ये जो है ये पॉलिसी जो है ये नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वो लेकर आए हैं ये पॉलिसी, यानी कि ये उन्होंने कहा ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। और जो लोग आज नाच रहे हैं, शब्द देखिए एक प्रधानमंत्री के, कि जो लोग आज नाच रहे हैं वो पछताएंगे। नाच कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो संस्थाएं हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सीजेआई की 5 जजों की जो बेंच है, उन्होंने इस मामले को सुना और इसको सुनते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी थी वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा गेम है, ये वसूली है, ये एक्सटॉर्शन है, ये चंदे का धंधा है, ये उगाही है। और उसके साथ साथ निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं खुद, उनके पति का ये कहना है कि ये दुनिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक है। उस पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के कि जो लोग नाच रहे हैं उनको पछताना पड़ेगा। तो किसको? सुप्रीम कोर्ट को वो कह रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण के वो हस्बैंड जो है उनको कह रहे हैं। और क्या इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं माना जाएगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप कह रहे हैं कि जो लोग नाच रहे हैं। और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण से जब एक कार्यक्रम के जरिए टीवी चैनल में ये पूछा गया कि लगातार जो तमाम भ्रष्टाचारी हैं उनको आप अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं, तो क्या ये दोगला रवैया नहीं है? एक तरफ जब आप उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन में उनके तमाम पाप जो है धुल जाते हैं। तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का स्वागत है उनकी पार्टी में। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ही रट उन्होंने लगाई कि स्वागत है किसी का भी, यानी कि कोई चोर उचक्का, कोई भ्रष्टाचारी, किसी के ऊपर किसी का भी कोई क्रिमिनल केसेस लगा हो, कोई भी हो, सिर्फ सबको अपनी पार्टी में सम्मिलित करना है और एक तरह से सिर्फ एक ही मकसद है, कुछ भी कर जीत हासिल करना है। वहीं इंडिया गठबंधन ने जो कल हुंकार भरी है और जिस तरह की बातें कल राहुल गांधी ने कही, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जब रामलीला मैदान से ये कह दिया कि अगर वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, किसी तरह की कोई मैच फिक्सिंग नहीं होती है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, तो 180 भी पार बीजेपी नहीं कर पाएगी। और सीधा का सीधा जो कड़ा मैसेज वहां से दिया गया है, जो एकजुटता का मैसेज वहां से दिया गया है, वो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर रहा है और उसके पसीने जो है वो छूट रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ राजेंद्र तिवारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर और मेरे साथ राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए। राजेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि फिलहाल की स्थिति को आप देखें, कल जिस तरह की इंडिया गठबंधन की जो बड़ी महाजुटान महारैली हुई, वहां से जो मैसेज गया, और दूसरी तरफ आज जिस तरह से कांग्रेस को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, और जो महत्वपूर्ण बात यहां पर तुषार मेहता की तरफ से की गई सरकार का पक्ष रखते हुए कि 24 जुलाई तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है।
क्या वाकई में सरकार को इसकी थोड़ी सी भी परवाह है कि लोकसभा इलेक्शन है? आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार झुक गई है या सरकार को ये लग रहा है कि उसकी जिस तरह से तमाम जगहों पर निंदा हो रही है, देश में एक नैरेटिव बन रहा है कि विपक्ष मुक्त करके या विपक्ष को परेशान करके उनके नेताओं को जेल में भेज के उनके अकाउंट को सीज करके नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसमें किसी तरीके से अपना एक फेस सेविंग कर सके? क्या इसलिए किया गया है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? मोदी की सरकार कोई भी काम या नरेंद्र मोदी कोई भी काम जनहित या संविधान का मर्यादा को देखते हुए या देश के लोगों का सम्मान करते हुए इन सब के लिए नहीं करते। वो सत्ता जिस तरह से भी उनके पास रहे उसके लिए सारे काम करते हैं। मैं इसको भी इस तरह से देखता हूँ कि चूंकि एक नैरेटिव खड़ा होने लगा था पूरे देश में, और कल की जो इंडिया गठबंधन की रैली थी दिल्ली में, उस रैली ने बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ किए गए देश में, खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से करता रहता है, अखबार भी और चैनल भी, तो उसको उसने ध्वस्त करने का काम किया। कल जो खास मैसेज निकले, एक तो ये कि भले सीट शेयरिंग ना हो पाई हो, भले बहुत सारी तरह की चीजें रही हो, लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट ही नहीं बल्कि जहां पर उसके घटक दल है वो मजबूती के साथ खड़े हैं। ये मैसेज वहां से आया है, दिल्ली से निकला रामलीला मैदान। और दूसरी बात एक ये निकली कि सारे दल एक बात पर सहमत है अपनी अपनी मजबूती के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना है। ये जो स्ट्रांग मैसेज आए, इनके चलते कल देखिए मोदी की रैली मेरठ में थी, जो जयंत चौधरी के साथ मंच शेयर किया, तो उसको आप देखें तो उसमें लोग उतने नहीं आए थे जितनी प्रधानमंत्री की रैलियों में लोगों को 2019 में जिस तरह से देखा जाता, उस तरह से वहां पर भीड़ नहीं थी। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि मुश्किल से 15-20 हजार लोग रहे होंगे। तो मैं चूंकि वहां था नहीं, इसलिए मैं कोई इस तरह का क्लेम नहीं कर रहा कि 15,000 थे कि 20,000 थे कि 1 लाख थे, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो एक पहले 2019 के चुनाव में जिस तरह से उसको समर्थन था, जिस तरह से लोग उमड़ते थे, उस तरह से लोग दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे में ये जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट को या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर ये नेगेटिव आगे बढ़ा और कांग्रेस जिस डायरेक्शन में जा रही थी इस इश्यू को लेकर के, उसमें आगे बढ़ती गई और उसके अकाउंट्स फ्रीज रहे, उस पर इस तरह से जिस तरह से पैसा बढ़ाते गए, 215 करोड़ से 1800 करोड़ हुए, 1800 करोड़ से 3600 करोड़ हो गए, तो इसमें क्या है कि उनको नुकसान होगा। और इसलिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपने को रिट्रैक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई इस दौरान चुनाव चल रहे हैं तो कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। अब इसका मतलब तो सीधा सा है कि अकाउंट सब खुल जाएंगे। तो ये मैं तो देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसे सेंस कर रही है, इस वजह से उसने ऐसा किया है। राजन जी, क्या आपको लगता है कि उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सहानुभूति है वो विपक्ष की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जैसे आप चाहे हेमंत सोरेन की पत्नी को कल हमने वहां पर सुना, वहां पर वो एक तरह से बहुत धारदार उनका वहां पर भाषण था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनल, एक जज्बाती करने वाला भी भाषण था। सुनीता केजरीवाल को सुना, वो भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल की वहां पर चिट्ठी पढ़ के सुनाई और लगातार वो चिट्ठियां पढ़ रही हैं। और जिस तरह से जब सुनीता केजरीवाल उस रैली में, क्योंकि मैं वहां से ग्राउंड से उसको कवर कर रही थी, जैसे ही वो स्टेज पर आई, जिस तरह से लोगों का वहां पर जो हुजूम था, जो तालियां बजी और जिस तरह का सपोर्ट देखने के लिए मिला, वो साफ तौर पर दिखा रहा था कि एक बड़ी सहानुभूति की लहर है। दूसरा, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जहां कल इंडिया गठबंधन की जो रैली थी, वहां पर एक नहीं बल्कि 4-5 कांग्रेस के नेता थे। राहुल गांधी वहां पर थे, सोनिया गांधी वहां पर थी, वहां पर प्रियंका गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो भी वहां पर मौजूद थे, और भी कई बड़े नेता वहां पर थे। तो ऐसे में
कहीं ना कहीं उनके अकाउंट सीज जो किए जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जिस तरह की वहां से बातें कही और जो रिस्पॉन्ड वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं लोगों से मिला, तो ये लग रहा था कि एक सहानुभूति की लहर है और लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि आप पंगु अपाहिज बनाकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजकर उनके अकाउंट सीज कर ये चुनाव जीतना चाहते हैं अकेले रेस में खड़े होकर। और ये लोगों के बीच में बहुत बात जो है वो घर कर रही है। कल मैं जब लोगों से बात कर रही थी राजेंद्र जी, वो सीधे तौर पर इस बात को कह रहे थे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये आज जो तुषार मेहता ने कहा है ये कहीं ना कहीं उसका भी असर है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सबसे ज्यादा बीजेपी को ही पता है कि देश में क्या चल रहा है। देखिए, आपकी बातों से सहमत हूं मैं, लेकिन सहानुभूति है इससे सहमत नहीं हूं। इसे सहानुभूति कहना, जिस तरह का नैरेटिव जमीन पर खड़ा हो रहा है उसकी अवमानना है। सहानुभूति नहीं कहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल है, एक असंतोष है। ये इसलिए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया है, हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया गया तो इसलिए उनके परिवार के प्रति सहानुभूति हो गई, उनकी पार्टी के प्रति सहानुभूति हो गई, ऐसा नहीं है। मामला ये लोगों की समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, और ये चीजें शायद लोगों तक पहुंच रही हैं कि आज भले वो सीधे उसके दायरे में ना आ रहे हो, लेकिन कल उनका नंबर भी आएगा। वो देखिए, मैसेज बहुत साफ है। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती, लोग ये देख रहे हैं। उनकी सरकारें जहां उत्तर प्रदेश, वहां सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए, भोपाल में प्रदर्शन होते हैं, राजस्थान में प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी, कोई भी इन लोगों की बात की कोई वो नहीं होती। किसानों का आंदोलन आप देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया उसमें और किस तरह से निपटने की कोशिश की। मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं है, और पत्रकारिता का काल की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्रकारिता तो मेरी 30-32-35 साल की है, लेकिन उससे पहले भी जब मैं स्टूडेंट था, राहुल गांधी से ज्यादा तो यहाँ इस देश में किसी के पास बहुमत नहीं रहा, राजीव गांधी से उससे ज्यादा। राजीव गांधी के समय हम लोग यूनिवर्सिटी में थे और यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ कितने कार्यक्रम किए, कितनी बार उनके पुतले को जूते मारे गए, कभी कुछ नहीं, मेरे पे तो कोई केस नहीं दर्ज हुआ। तो लोग अब देख रहे हैं क्या चीजें बदली हैं, क्या चीजें हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू देख लीजिए, सामने जिस तरह से चीजें आई, क्या हो रहा है। अगर दवा कंपनियों की जो ड्रग्स हैं जो टेस्ट में फेल हो रही हैं, उन पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, उनसे बॉन्ड ले रही है। अगर वैक्सीन जो अच्छी नहीं मानी, उस पर तमाम सवाल खड़े किए गए, उस वैक्सीन की निर्माता कंपनी से आप बॉन्ड ले लें, इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा ले लें और उसके बाद उसका प्रचार करें और उसको बड़े स्तर पर खरीदा जाए। उस कंपनी का मैं आपको बताऊं कि 2019 में टर्नओवर 700 करोड़ रुपए था, 2021-22 में उसका टर्नओवर 21,000 करोड़ रुपए हो गया। और वो वैक्सीन को लेकर के सवाल तो हर जगह है। कुछ देशों ने मना कर दिया वैक्सीन लेने से। जब आप देखिए, जब लॉकडाउन खुल रहा था पूरी दुनिया में और ट्रेवल शुरू हो रहा था, ईयू के जो कंट्रीज हैं उन्होंने कह दिया था कि इस वैक्सीन को वो मान्यता नहीं देते हैं कि तो जो लोग वहां जाएंगे और उनके अगर वो वैक्सीन लगी होगी तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसी वैक्सीन को, तो ये मैसेज लोगों में है और धीरे धीरे जा भी रहे हैं, तो नहीं भी जहाँ है वहां ये मैसेज पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ महिला पहलवानों का, जी राजीव जी, क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आपने उठाया है जी, इसलिए मैं सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे ही पूछना चाह रही हूँ। आपने देखा ही होगा कि अभी प्रधानमंत्री ने साउथ के एक चैनल को, जाहिर सी बात है अभी उनका पूरा कंसंट्रेशन साउथ पे बहुत नजर आ रहा है, वो साउथ के टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी से जुड़े हुए पुराने गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ रहे हैं, वहां पर जाके वो बहुत ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि 400 पार का जो उन्होंने नारा दे दिया है, उनको लग रहा है एक एक सीट कहां कहां से चुनकर वो निकाल ले ताकि कम से कम 200 पार ही हो जाए, उनकी इज्जत बच जाए। इसका जुगाड़ वो तमाम जगहों से कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब में एक प्रधानमंत्री, एक देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की भाषा आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि जो लोग इस पर नाच रहे हैं
वो पछताएंगे। मैं इसको लेकर आया था। अब तक तो ये पता था कि ब्रेन चाइल्ड जो है वो अरुण जेटली का था, लेकिन प्रधानमंत्री अपने से आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि, तो उन्होंने कहा ये वो लेकर आए थे। और जो लोग नाच रहे हैं वो पछताएंगे। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। निर्मला सीतारमण के पति कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक है। विपक्ष कह रहा है कि ये जो है वो चंदे का धंधा है, ये एक्सटॉर्शन है। और इन सबको अगर भूल जाए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर इसको खत्म करता है, उसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग नाच रहे हैं वो पछताएंगे। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा क्या शोभा देती है? और क्या आपको लग रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर है पूरी बीजेपी और नरेंद्र मोदी, और इसीलिए इस तरह के अनाप शनाप बातें कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री महोदय एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में इस तरह की बात कह चुके कि उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ये तो काले धन पर रोक लगाने का वो है, लोगों की जब समझ में आएगा तब पता चलेगा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई जज मुझे सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा तो व्यक्तिगत रूप से मैं उससे पूछूंगा। तो और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कल ये बात कही एक चैनल के साथ। प्रधानमंत्री ने एक बात और उसमें कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, देखिए पहले जो चंदा लिया जाता था ब्लैक मनी, अब मैंने व्हाइट में और लोगों को नाम पता चल गया है, तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, उनको ये बताना चाहिए लोगों को कि फिर सुप्रीम कोर्ट में सारी जानकारी देने से स्टेट बैंक को क्यों रोका गया था? क्यों नहीं सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपको जानकारी दे दीजिए? क्यों उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10,000 करोड़ के बॉन्ड्स प्रिंट कराने की अनुमति कैसे दी, क्यों दी? इसका भी जवाब फिर देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है। और जब जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया, उसको इलीगल कह दिया, तो उसके बाद तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन उसकी जगह वो 600 वकीलों से चिट्ठी लिखवा रहे हैं और फिर उस चिट्ठी को ट्वीट कर रहे हैं और उस पर कमेंट दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस सब करवा रही है, कांग्रेस दबाव बना रही है जुडिशरी पर। जबकि दबाव बनाने का काम पूरी तरह से जो सरकार है, आप अगर पिछले 3-4 सालों के जो कानून मंत्री रहे हैं उनके बयान देख लीजिए, उपराष्ट्रपति के बयान देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, उससे बहुत साफ है कि दबाव बनाने का काम कौन कर रहा है। तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बहुत सफेद झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता अब उतना समझने लगी है कि प्रधानमंत्री कितनी सच्चाई। जैसे अभी बंगाल में आए थे तो उन्होंने कहा 3,000 करोड़ जो ईडी ने जब्त किए हैं वो गरीबों में बांट दिए जाएंगे। तो लोगों को याद आ गया कि भाई आप जब काला धन 2014 में कह रहे थे काला धन आएगा सबको 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तो लोग रिकॉल कर ले रहे हैं अब कि आप जो कुछ बोलते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए अब देखिए प्रधानमंत्री जो कुछ भी करे वो उनके उल्टे ही जाएगा, क्योंकि अब उस तरह का भरोसा नहीं है जो 2014 में था। और जो 2019 में पुलवामा के चलते एक माहौल बन गया था राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, वो माहौल भी नहीं। अब दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर संशय की स्थितियां लोगों के दिमाग में हैं, सवाल हैं लोगों के दिमाग में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और मानता भी नहीं हूं कि विपक्ष बहुत सलीके से इन चीजों को सामने रख पा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जो भी चीजें करती जा रही है वो उसके उल्टा पड़ती जा रही है और बाय डिफॉल्ट उसका फायदा विपक्ष को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कल की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचारी जो है सारे एकजुट हो गए क्योंकि मैं सबको जेल में डाल रहा हूँ। तुरंत इस लोगों के दिमाग में अजित पवार का नाम आता है, हेमंत बिस्वा का नाम आता है, वो पटेल जो पहले उद्यन मंत्री हुआ करते थे उनका नाम आता है, और भी ढेर सारे, रेड्डी का नाम आता है, येदुरप्पा का नाम आता है, तुरंत ये नाम। और बंगाल में तो पूरी लीडरशिप का नाम आ जाता है, क्योंकि सारी लीडरशिप जो आपकी वहां पर है, दिलीप घोष को छोड़ दे तो बाकी जितने लोग हैं उन सब पे कोई ना कोई मुकदमा था, कोई ना कोई केस था, और वो सब आपके पास आ गए और सारे केस बंद हो गए। जैसे प्रफुल्ल पटेल का मामला हुआ, तो अब उनकी बातों पर लोगों को यकीन नहीं रहा है। तो इसलिए आप सब जगह देखिए
जो जो भाषणों में जो बातें आ रही हैं, जो मीडिया में जो बातें आ रही हैं, उनसे एक अलग तस्वीर देश की दिखाई देती है कि जैसे मोदी की जय जयकार हर जगह। लेकिन जमीन पर जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां उसके ठीक उल्टी हैं। आप जब कहते हैं कि मैं तो एक बात और, जैसे अभी नया उनका एक जुमला आया है, ड्रोन दीदी, सबको ड्रोन दे देंगे जितने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और उनको टेक्नोलॉजी से लैस कर देंगे। ये सोचे जरा, जो लोग भी ये कार्यक्रम आपके दर्शकों के लिए एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं कि वो सोचें इस बात को। इस देश जी। में 80% से ज्यादा जो जोत है, जो मतलब आ, जो लोगों के पास जमीन, कृषियों की जमीनें हैं, कृषि जमीनें हैं, उनका रकबा 1 हेक्टेयर से कम है, और वो भी टुकड़ों में बटी हुई है। कहीं आधा एकड़ एक जगह, तो 25 डिसमिल एक जगह, तो 1.5 एकड़ एक जगह, इस तरह से जमीनें हैं। मैं कुछ दिन मैंने एग्रीकल्चर किया है, 2 साल मैंने उसमें अपने लगाए हैं, पिछले 2 साल। मैंने सोचा था कि ड्रोन ले आए तो हमारे यहाँ स्प्रे बहुत आसान हो जाएगा। मेरी छोटी जोत थी 4-5 एकड़, तो लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि ड्रोन के लिए बड़े फॉर्म चाहिए। ड्रोन से आप जब स्प्रे करेंगे तो छोटी जमीन पर नहीं कर सकते, बड़ी जमीन चाहिए उसके लिए, नहीं तो आपका आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा और कोई फायदा नहीं होगा। जी। तो ये हम्म। चीजें हैं, मैं लोगों को ये सोचने के लिए कह रहा हूँ, ये सवाल छोड़ रहा हूँ कि अगर 2 करोड़ ड्रोन दीदियां इस देश में हो जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ 2 करोड़ ड्रोन जो हैं वो लोगों को बांटे जाएंगे, महिलाओं को बांटे जाएंगे। 2 करोड़ ड्रोन कोई मैन्युफैक्चर करेगा, कोई प्रोड्यूस करेगा उनको। हम्म। और अगर एक ड्रोन की कीमत 1 लाख रुपए रही है, तो आप सोचिए कितना बड़ा पूंजी की जरूरत होगी, कितना कितना बड़ा बिजनेस होगा वो। इसमें फायदा किसको मिलेगा? इसमें फायदा क्या ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगा? और जो ड्रोन दीदियां होंगी उनको क्या फायदा होगा? क्या वो किराए हम्म। पे उसे चला सकेंगे? क्या उनके आसपास इतने बड़े बड़े फार्मर्स होंगे जो खुद नहीं खरीद सकते हैं, ड्रोन दीदियों से किराए पे लेके काम कराएंगे, और इससे ड्रोन दीदियां जो होंगी उनकी इनकम बढ़ जाएगी? तो ये सब जुमले हैं, और गरीबों का नाम लेकर बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है। नाम होता है गरीबों का कि हम सब कुछ गरीबों जी। के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो दूसरी इस तरह की योजनाएं हो, चाहे वो फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो। इसमें जो कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको फायदा है, किसान को कोई फायदा नहीं है। आयुष्मान भारत में कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फायदा है, इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा है। आम आदमी बिल्कुल। एक बार जाता है, हम आप सब इंश्योरेंस में हॉस्पिटल में इलाज कराने गए होंगे। आप सोचिए, जो आप अगर अपने पैसे से इलाज कराने जाते हैं तो आपका बिल उसी चीज में कितना होता है, और आप पॉलिसी होल्डर हैं, उसके साथ जाते हैं तो वो बिल कैसा होता है। और हॉस्पिटल वाला ये कहता है आपको तो देना नहीं है, तो आपको रूम का भी चार्ज ज्यादा हो जाएगा, हर चीज का चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज और आयुष्मान अभी भारत में भी, जी, और राजन जी, वही अभी चीज अभी प्रधानमंत्री मुंबई में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, और उस कार्यक्रम में आरबीआई का वो कार्यक्रम था, 90 साल पूरे हुए हैं आरबीआई के, तो उस कार्यक्रम में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, तो हर चीज, हर बात जो है वो उसी से ही रिलेटेड होगी। तो वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी मैं 100 दिन जो है वो चुनाव में व्यस्त हूं, और तब तक आप मतलब आराम से रहिए, तब तक आप इसकी प्लानिंग करिए, और शपथ लेते ही उसके अगले दिन आपके पास बहुत काम आने वाला है। और इस पर वहां पर तालियां बजनी शुरू हो गई। यानी कि एक लोकतांत्रिक निजाम में जहां पर जनता चुनकर भेजती है अपने नेताओं को, एमपीज को, और फिर वो चुने हुए एमपीज जो हैं वो अपना नेता चुनते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने न जाने कौन सी ऐसी सेटिंग कर रखी है, जिसकी बात राहुल गांधी कल कर रहे थे, जिस फिक्सिंग की बात राहुल गांधी कर रहे थे, और कह रहे थे कि अगर वो फिक्सिंग ना हो तो 180 भी वो पार नहीं कर पाएंगे। और यहां पर आप ये देखिए कि अति आत्मविश्वास है या जुमले गढ़ने की आदत है उनकी, कि वो ये कह रहे हैं कि 100 दिन अभी मैं चुनाव में बिजी हूं, मैं लौटकर फिर से 2024 में मैं यहाँ पर शपथ ग्रहण जैसे ही मेरा होता है, मैं दोबारा से प्रधानमंत्री बनता हूं, और फिर से जो है मैं आपके पास उसके अगले दिन काम आने वाला है। इन तमाम बातों को कैसे देखा जाए राजेंद्र जी? ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो फिर क्या है? देखिए, लोकतंत्र का मजाक तो आरबीआई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जाना ही है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मैंने जिन प्रधानमंत्रियों को देखा है, जो याद है, या जब मैं थोड़ा राजनीति समझने वाला हुआ,
तो मैंने राजीव गांधी को देखा है, मैंने वीपी सिंह को देखा है, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और अब इनको देख रहा हूं। कोई भी प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किसी भी संवैधानिक या सरकारी संस्था के समारोहों में अतिथि नहीं बनता था, वो जाता नहीं था। ऑफिशियल्स कर लेते थे वो कार्यक्रम, अगर होना बहुत जरूरी है तो। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कोई भी कार्यक्रम छोड़ते नहीं, और हर कार्यक्रम में वहां पर, मैंने सुना नहीं है आरबीआई वाला, लेकिन इससे पहले जो भी मैंने कार्यक्रम सुने उनके, वो उन कार्यक्रमों में विपक्ष को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। पूरा पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है। मान लीजिए वो जाएं, इससे कोई, कहीं संविधान में तो लिखा नहीं है कि भाई वो नहीं जाएंगे, ये तो नैतिकता की बातें हैं, ये जो परंपराएं चली आ रही वो है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जी उन परंपराओं को नहीं मानते, नैतिकता से दूर दूर। जाहिर सी बात है, नैतिकता से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं। राजेंद्र जी का शायद सिग्नल शायद वो चले गए हैं। उनसे मैं कहूंगी कि अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो वो रिज्वाइन कर लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के 90 साल पूरे होने के कार्यक्रम में मुंबई में, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मौजूद थे, और प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा, उस कार्यक्रम में उन्होंने इन बातों को कहा कि 100 दिन अभी मैं चुनाव में बिजी हूं, और उस व्यस्तता के कारण जो है, मैं आपको उनका सीधे तौर पर कहना था कि मैं शपथ जैसे ही मैं लूंगा, उसके फौरन उसके अगले ही दिन आपको बहुत सारा जो है आपके पास काम आने वाला है। और ये लोकतंत्र का एक तरह से मजाक ही है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप एक चुनाव में जा रहे हैं, जनता यहाँ पर तय करती है, जनता जनार्दन होती है, जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में, और वो तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उसके बाद ही तय होता है कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे दोबारा से बैठेंगे या फिर नहीं। लेकिन क्या कोई किसी तरह की फिक्सिंग हुई है, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं? राहुल गांधी ने कल कहा कि कोई फिक्सिंग, अगर फिक्सिंग ना हो तो 180 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ पाएंगी। ये बहुत बड़ी बात जो है राहुल गांधी ने कल रामलीला मैदान से कही, और उन्होंने तमाम तरह की बातें वहां से कही कि कैसे जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को अपने में सम्मिलित किया जा रहा है, और उसके बाद भ्रष्टाचार की बात जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। कल भी मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने वहां पर भ्रष्टाचारियों की बात की। अब जब भ्रष्टाचारियों की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो लोगों के जहन में एक पूरी तस्वीर बन जाती है। वो तमाम नाम, जो तमाम भ्रष्टाचारी, अजीत पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल से लेकर तमाम जितने भी नाम हैं, जिनको जो दूसरी पार्टियों से आए और जिनको अपने में सम्मिलित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और ना ही सम्मिलित किया बल्कि उनको इज्जत दी, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको राज्यसभा भेज रहे हैं, वो तमाम नाम अब लोगों के जहन में पूरी तरीके से रच बस गए हैं। लोगों को यह अब पूरी तरीके से मालूम चल गया है कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो कितनी बोगस और खोखली है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि जिस तरह से जो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन भी अब लोगों को पता चल गई है, जिसमें सारे दाग धुल जाते हैं। आपको निर्मला सीतारमण की बात तो याद होगी, जो एक टीवी चैनल में एक पत्रकार के जरिए, उस पत्रकार ने पहली बार शायद जिंदगी में कोई हिम्मत की होगी, या फिर जो माहौल पूरा बदल रहा है उसकी सुगबुगाहट शायद उनको समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं जो मालिक है उनकी तरफ से उनको कहा गया होगा कि थोड़ा सा आप बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। और यही वजह है कि उन्होंने निर्मला सीतारमण से वो सवाल पूछ लिए जो अब तक हिमाकत वो नहीं कर पा रहे थे सवाल पूछने की। और राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, निर्मला सीतारमण से जो सवाल पूछे गए थे, और सवाल की ये कहा गया कि आप तमाम भ्रष्टाचारी जो है अपनी पार्टी में आप लेकर आ रहे हैं, और ये दोगला रवैया नहीं है तो फिर क्या है? तो निर्मला सीतारमण ने सिर्फ एक बार इस सवाल का जवाब यही दिया कि हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, कोई चोर, उचक्का, डकैत, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, सबको पार्टी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो अब तो ये पूरी तरीके से लोगों के जहन में ये बात घर कर गई है, और ये लड़ाई जो है भ्रष्टाचार की, इसमें पूरी तरीके से जो विपक्ष है उसने लीड ले रखी है, और ये लड़ाई प्रधानमंत्री की पूरी बोगस और पूरी तरीके से निराधार बिल्कुल नजर आ रही है। और अब लग रहा है कि लोग इस पर मजाक उड़ाना उनका शुरू कर देंगे, हो सकता है शुरू कर दिया हो। देखिए, निर्मला जी ने सही बात कह दी, सच बोल दिया उन्होंने। उसका स्वागत किया जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, निर्मला जी ने कह दिया भाई कोई भी हो हमारी पार्टी में आना चाहेगा तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, और उसको क्लीन चिट के दरवाजे भी खुले हैं, जैसे अभी प्रफुल्ल पटेल को दिया गया।
देखिए इसमें और खास बात आपको बताएं, इलेक्शन के समय जो चीजें, ए राजा को 2G के मामले में ए राजा, कनिमोझी और 15 अन्य लोगों को 2017 या 18 में 2G जो घोटाला कहा गया था, सो कॉल्ड घोटाला, उसमें बरी कर दिया गया था। सीबीआई ने अभी पिछले दिनों उस स्पेशल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है 7 साल के बाद। जी। तो क्यों? क्योंकि वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला है। वो नेता जो 2 हैं वो तमिलनाडु के हैं और डीएमके के। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ आपको एक और उदाहरण बताऊं। मैं झारखंड में बैठा हुआ हूं, रांची से आपके साथ जुड़ा हूं। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है धनबाद, जिसे कोयला राजधानी के तौर पर पूरे देश में लोग जानते हैं, और वहाँ आईआईटी भी, पहले आईएसएम हुआ करता था। उस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है, ढुल्लू महतो, बाघमारा से विधायक हैं, और उन पर हाईकोर्ट ने 2018 में सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि आप इन पर आय से अधिक मामला दर्ज करें और जांच करें। आज तक वो मामला दर्ज नहीं हुआ है। ढुल्लू महतो उनके उम्मीदवार हैं धनबाद से। तो ये सब चीजें हम लोगों के सामने आ रही हैं, लोग इसको, और ये इश्यू धनबाद में टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है कि जो आदमी वसूली का काम करता है, जो आदमी जिस पर ढेर सारे केस है, जो धमकाता रहता है लोगों को, अभी उसकी तरफ से प्रिंस खान ने एक वीडियो जारी करके, ऑडियो जारी करके और धमका दिया है लोगों को। वहां का माफिया एक है प्रिंस खान। तो ये सारी चीजें चल रही है और ये सारी चीजें लोगों के सामने है। तो आप जो कह रही हैं कि अब वो ये सब लोग समझ गए हैं कि ये सरकार और प्रधानमंत्री मोदी, तो सरकार का कोई मतलब नहीं है, सरकार मतलब प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ कहते हैं वो सिर्फ जुमला है, करते वो कुछ और है, और उसको वो आम जनता और गरीबों को फायदे, ये सब वो चीजें भाई ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए। आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप कहते हैं सिर्फ 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाल दिया। आप कहते हैं कि साहब अब तो देश में गरीबी 5-6% रह गई। तो फिर ये 80 करोड़ लोग कौन है जिनको राशन दिया जा रहा है? जी। तो ये क्या है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और पूछना चाहिए, ये सवाल खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल। आपको चीजों का कोई खास वो नहीं रह गया, कोई अपील नहीं है जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। जी जी। और कल आपने देखा होगा मेरठ की रैली में ही जो हल जो हाथ में जो उनके था, जो कि एक तरह से किसानों का आप ये कह सकते हैं कि चुनाव चिन्ह तो नहीं, लेकिन एक तरह से सिंबॉलिक जो होता है वो जब हाथ में लिया गया, और वहां पर जयंत चौधरी वहां पर मौजूद थे, तो आप ये देखिए कि वो एक तरह से पीछे खड़े हुए थे, और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इशारे से ऐसे बुलाया तो वो खाली वो हल्का सा डंडा जो है वो छू पाए। तो एक तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन में उन्हें इतनी इज्जत मिल रही थी और वहां पर उन्हें 7 सीटें मिल रही थी, और यहाँ पर आप ये देखिए कि वहां पर आपको पता है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का हिस्सा बनना है और उसमें रहना है तो आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी होगी, और नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे ही वहां पर जयंत चौधरी करते हुए पढ़ते हुए नजर आए कि उन्होंने जो उनको भारत रत्न दे दिया, बस किसानों के सारे मसले जो हैं वो हल हो गए। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये तमाम चीजें भी लोगों के जहन में आ रही हैं, और जो ये लग रहा था कि शायद जयंत चौधरी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस फायदे की उम्मीद की जा रही थी, क्या आपको लग रहा है वाकई में वो फायदा होगा? अगर आप उन्हीं के नेता को इज्जत नहीं दे रहे हैं मंच पे, तो ये बातें भी तो लोगों के बीच में जाती हैं, और हम सबसे ज्यादा शायद जो जनता होती है वो ऑब्जर्व करती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि फायदा होगा, फायदे से ज्यादा उनकी कोशिश ये थी कि किस तरह से इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब किया जाए, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। तो फायदे की बात हमें नहीं लगता कि वहां पर कोई बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आने से होने वाला है, और न जयंत चौधरी को कोई फायदा हो। मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि अजित सिंह जो उनके पिताजी हैं, उनने जो कुछ भी किया होगा पिछले अपने कार्यकाल में, अब तो है नहीं इसलिए उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है उसकी कोई फाइल हो, उसके चलते प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिस तरह से तेजस्वी को फंसाया जा रहा है, दूसरे लोगों को,
वैसे ही जयंत चौधरी का कुछ मामला हो, क्योंकि जयंत चौधरी तो आखिरी समय तक डट के खड़े हुए थे और फिर एकदम से उन्होंने पाला बदल लिया जी। और उसका पकड़ा जरूर कहा जा रहा है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना कोई इतनी बड़ी चीज हो सकता है क्या कि जो सरकार जिसके खिलाफ आप 10 साल से संघर्ष कर रहे थे उसके साथ चले जाए? तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ है ऐसा जिससे जो जैसे बॉन्ड्स का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके बॉन्ड से पैसे वसूले गए, वैसे ही ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इन सब चीजों में भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मामला है और इंडिया गठबंधन को जितना नुकसान पहुंचाना चाहते थे मोदी जी, हो क्या रहा है कि उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता जा रहा है। नीतीश कुमार से उन्होंने शुरू किया, नीतीश कुमार आज की तारीख में चवन्नी भर रह गए हैं बिहार में, वहां का बड़ा नेता तेजस्वी यादव, और नीतीश कुमार का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इसकी संभावना बहुत कम है। हेमंत सोरेन को उन्होंने कोशिश की थी, फिर जेल में डाल दिया, यहां पर उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। चंडीगढ़ चुनाव उन्होंने एक और कोशिश की थी कि आप और कांग्रेस मिलकर के चंडीगढ़ मेयर का चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा कुछ कर दो जिनसे इनका गठबंधन टूट जाए। तो वो जो बेईमानी की पूरे देश के सामने आई और उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का मामला, उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करती जा रही है इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंडिया गठबंधन से मजबूत हो रहा है और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। जी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। आपने तेजस्वी की बात की, कल तेजस्वी मौजूद थे उस रैली में और जैसे ही तेजस्वी वहां पर आए और जिस तरह का रिस्पांस वहां पर रामलीला मैदान में रैली में उनके आने पर मिला, हालांकि वो बिहार में नहीं दिल्ली में थे, और ये पूरा एक तरह से कहें कि इस पे लीड जो है, जो ऑर्गेनाइज किया था वो आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर लोग मौजूद थे वो तेजस्वी को सुनने के लिए बहुत उतावले थे। और जैसे ही तेजस्वी मंच पर आए, उन्होंने बोलना शुरू किया, एक अलग तरह का उत्साह जो है वो वहां मौजूद युवाओं में देखने के लिए मिला। हालांकि ज्यादातर वह पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो वोटर भी हैं। और जिस अंदाज में तेजस्वी आजकल मोदी जी को घेरते हैं, उन्होंने गाना भी गाया वहां पर, और जिस अंदाज में उन्होंने वहां पर अपनी बातों को रखा, वहां पर मौजूद जो लोग हैं, जाहिर सी बात है उनको वो अंदाज उनका निराला बहुत पसंद आया। तो ये भी बात है कि जिन जिन नेताओं को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि उनको वो दरअसल नुकसान पहुंचा पाएंगे और उसके जरिए इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा पाएंगे, वो तमाम उनका किया धरा जो है वो अब उन्हीं पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर लग रहा है। और यही वजह है, अगर ये देखें, तुषार मेहता ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है वो कहीं ना कहीं उसकी एक बानगी भी है और एक फेस सेविंग भी नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तिवारी जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब देखना ये होगा कि ये आने वाले वक्त में, क्योंकि अब से बहुत ही कम टाइम बचा है, 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी ही चेहरा है एक उनके सामने और उन्हीं के जरिए उनको लग रहा है कि एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन इस लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और वही आखिरी फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।